नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल व्यास आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं गैर संवैधानिक निकायों से संबंधित टॉपिक और उसमें ये हमारा तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए हमारे पीएससी अड्डा के साथ। फिर दोस्तों, जो विद्यार्थी हमारे चैनल के साथ डेली जुड़े हुए हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, उनको ये मेरी ओर से चंद लाइनें डेडिकेट है कि अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें हमेशा खो देते हैं। यानी कि दोस्तों, जो अवसर आपको एक बार मिलता है, अगर उसको आपने नेग्लेक्ट कर दिया, किसी प्रकार से उस पर ध्यान नहीं दिया, तो जो अवसर आपको मिलता है अगर उसमें आपने देर कर दी तो वो आपके हाथ से निकल जाएगा और उसे हमेशा के लिए खो देते हैं। यानी कि दोस्तों, जब भी आपको अपनी कामयाबी सिद्ध करने का जो मौका मिल रहा है उसको इसे ही टाइम में वेस्ट ना करें और अपनी तैयारी में और जोरदार तैयारी से लग जाइए। तो दोस्तों, ये हमारा टॉपिक था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संबंधित। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि इनसे संबंधित क्या जो है इसकी रचना है, तो ये वीडियो पहले ही डल चुका है। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले इसे देख लीजिए, जिससे आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, तो हम राज्य मानवाधिकार आयोग को भी काफी अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो और जानते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वीडियो अगर देख लिया है तो यहाँ पर आपको काफी कम दिक्कत आएगी और जो चेंजेस हैं राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, वो आप सिर्फ डिफरेंस आप याद कर लीजिए तो आपका टॉपिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो चल रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है फॉर एमपीपीएससी के लिए, क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट होता है संविधान का, उसमें आंसर राइटिंग जो मेंस होती हैं उसमें आपको एज इट इज जो है लिखना होता है। काफी क्वेश्चन जो है इस पर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग किस प्रकार से बनता है। तो दोस्तों, जैसे हमने देखा कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो है केंद्र के साथ राज्यों में भी मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। जब ये संरक्षण अधिनियम बना और इसी के आधार पर राष्ट्रीय मानव अधिकार जो संरक्षण आयोग बना था हमारा, उसी में ये भी प्रावधान किया गया दोस्तों कि इनकी जो धारा है उसमें राज्य मानवाधिकार की भी प्रावधान कर दिया गया है कि जो प्रत्येक राज्य होगा उनका एक अपना अलग से जो है राज्य मानवाधिकार आयोग होगा और उसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जो राज्य मानवाधिकार आयोग होगा वो केवल उन्हीं मामलों में मानव अधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान की राज्य सूची तथा संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि संविधान की जो राज्य सूची है और संवर्ती सूची ये अनुसूचियों में हमने देख चुके हैं। ठीक है दोस्तों। तो उनसे संबंधित जो विषय होंगे उस पर ही राज्य मानवाधिकार आयोग जो होगा वो उस पर जांच कर पाएगा। लेकिन यदि किसी मामले की जांच पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या किसी अन्य विधिक निकाय द्वारा की जा रही है, तब राज्य मानवाधिकार आयोग ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, ये डिफरेंस आप समझिए। अब दोस्तों, हम देखते हैं आयोग की संरचना में क्या परिवर्तन यहाँ पर आपको दिखता है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है, जैसा वहां पर भी था, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और इसके अतिरिक्त 2 सदस्य होते हैं। जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में हमने देखा कि वहां पर 5 सदस्य हो गए हैं अभी चेंजेस के बावजूद, 2019 में जो हमने संशोधन के बारे में डिस्कस किया था। और जबकि यहाँ पर जो राज्य मानवाधिकार आयोग होगा उसमें अध्यक्ष के अलावा 2 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष जो होगा उसकी योग्यता क्या होगी दोस्तों, तो यहाँ पर भी 2019 में जो चेंजेस किए गए हैं राज्य मानवाधिकार ढांचे में, तो यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार चेंजेस हो गए हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और वर्तमान में, और उसके अलावा जो अन्य न्यायाधीश भी होते हैं जो हाई कोर्ट के होते हैं, जिस राज्य का राज्य मानवाधिकार आयोग बनेगा उसी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे या फिर वहां के जो अन्य न्यायाधीश होंगे जज, वो उसके पात्रता होगी उनके सिलेक्ट होने की। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा जो सदस्य होंगे दोस्तों, उनकी योग्यता क्या है कि एक तो होगा हाई कोर्ट में कार्यरत, या तो कार्य कर रहा है, या फिर सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड जज होगा। फिर दोस्तों, एक और व्यक्ति होगा जो राज्य के जिला न्यायालय का कोई न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मानव अधिकारों के बारे में विशेष अनुभव हो, वह भी इस आयोग के सदस्य बन सकता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो चेंजेस था, तो दोस्तों ये था पहले कि यहाँ पर जो भी अध्यक्ष होगा राज्य मानवाधिकार आयोग का, उसमें मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो है पहले अन्य न्यायाधीश को जज
अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता था, परंतु अब चेंजेस करने के बाद जो अन्य न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के, उनको भी आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार होती है। तो दोस्तों हमने राष्ट्रीय स्तर पर देखा, अब देखते हैं हम राज्य स्तर पर जो होगा वो नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल करता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। और इसके द्वारा जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो गठित होगी 4 सदस्यीय कमेटी, उसकी सिफारिश पर होती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बताता हूँ कि जो नियुक्ति समिति होगी ना, इसकी सिफारिश पर, यानी कि जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता करते हैं उस समय, और वो सिफारिश करेगी राज्यपाल से, तो राज्यपाल क्या करेंगे, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर देंगे। अब ये जो नियुक्ति समिति होती है इसमें भी कुछ चेंजेस हैं, तो दोस्तों वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए कि जो मुख्यमंत्री होगा वो अध्यक्ष होगा, जबकि विधानसभा अध्यक्ष होंगे इसमें सदस्य। इसके अलावा विधानसभा में जो विपक्ष का नेता होगा वो होगा। इसके अलावा जो राज्य के गृह मंत्री होंगे वो इसमें सदस्य होंगे। परंतु जिस राज्य में विधान परिषद है तो वहां की विधान परिषद का अध्यक्ष और विधान परिषद में विपक्ष के नेता भी इस कमेटी के सदस्य होते हैं। जैसा हमने जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति समिति देखी थी, वहां पर जो है 6 सदस्य थे, तो यहाँ पर भी दोस्तों 6 ही सदस्य हैं। परंतु जिस राज्य में अगर विधान परिषद नहीं है तो वहां पर 4 सदस्य सम्मिलित होंगे, जबकि अगर वहां पर विधान परिषद है तो विधान परिषद का अध्यक्ष भी सम्मिलित होगा और विधान परिषद के जो विपक्ष नेता होंगे तो वो भी इसमें सम्मिलित होंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 ही सदस्य इसमें भी हो जाएंगे नियुक्ति कमेटी में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों कि इसके अतिरिक्त अगर इस आयोग में हाई कोर्ट के जो है किसी न्यायाधीश को अगर या फिर जिला न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश को नियुक्त करना है तो वहां पर क्या होगी, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होगी उनसे परामर्श लिया जाएगा, यानी कि उनकी सलाह ली जाएगी कि हम इन्हें आयोग में नियुक्त कर दें क्या। तो दोस्तों वहां पर जब हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा अगर वह अपनी सलाह दे देते हैं कि हाँ इनको आयोग में जो है न्यायालय का या तो किसी न्यायाधीश को या फिर जिला न्यायालय के जो है न्यायाधीश को नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम दोस्तों कि आयोग जो है राज्य मानवाधिकार आयोग, उसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना है। तो दोस्तों जैसा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में था वैसा ही यहाँ पर है कि 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो। तो दोस्तों ये लेटेस्ट हैं जो 2019 में चेंजेस कर दिया गया कि पहले 5 वर्ष था, अब 3 वर्ष हो गया है राज्य मानवाधिकार में भी। इसके अलावा जो कार्यकाल के पश्चात दोस्तों आयोग के जो अध्यक्ष अथवा सदस्य होंगे वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकते, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या अगर स्टेट गवर्नमेंट भी है तो वहां पर किसी प्रकार की जो आयोग के अध्यक्ष सदस्य हैं वो नौकरी नहीं कर सकते, है ना। ठीक है दोस्तों, ये तो लगभग सिमिलर ही है राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के समान। अब दोस्तों देखते हैं हम राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उन्हें पद से केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ये चीज आप समझिए यहाँ पर दोस्तों, ये डिफरेंस है यहाँ पर कि वहां पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और राष्ट्रपति हटाते हैं, परंतु जब राज्य मानवाधिकार में नियुक्ति हमने देखी राज्यपाल करते हैं, परंतु जो हटाने की पावर है अधिनियम के तहत वो किससे दी गई है, केवल राष्ट्रपति को दी गई है और राष्ट्रपति ही इसे हटा सकते हैं। राष्ट्रपति उन्हें उसी आधार एवं उसी तरह से पद से हटा सकते हैं जिस प्रकार वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को हटाते हैं। इस प्रकार निम्नलिखित परिस्थितियों में आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। वो कारण हम पहले देख चुके हैं, सिमिलर ही है दोस्तों। दिवालिया होने पर, यानी कि अगर वो पूरी तरीके से कंगाल हो जाए या फिर कार्यकाल के दौरान अपने कार्य क्षेत्र से बाहर किसी अन्य रोजगार में संलग्न हो जाए, अपना कोई प्राइवेट कार्य करने लग जाए, फिर दोस्तों की मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम होने पर वो किसी प्रकार से काम करने लायक नहीं रहता है व्यक्ति, तो उसे भी हटा सकते हैं। इसके अलावा न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी या सजायाफ्ता हो, यानी कि उसे न्यायालय द्वारा जो है दोषी करार दिया गया है, तो उसे राष्ट्रपति डायरेक्ट हटा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा उसके दुराचरण या अक्षमता के कारण भी पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों एक कंडीशन तो हमने वो देख ली, जो 4 कारण आपने देखे हैं कि उस प्रकार से हटाया जा सकता है, परंतु जब दुराचरण और अक्षमता की बात आएगी तो यहाँ पर क्या है कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट जो होगा उसमें इस विषय को जांच के लिए सौंपना अनिवार्य है, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस पर अपनी जांच करेगा। जांच में अगर उन आरोपों को सही पाया जाता है, यानी कि जो आयोग के अध्यक्ष या सदस्य हैं जिस पर आरोप लगा है
तो जो आरोप लगाए गए हैं दुराचरण या अक्षमता के, तो वो अगर आरोप सही पाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की जांच में, तो उसकी सलाह के आधार पर क्या करेंगे, राष्ट्रपति आयोग के जो अध्यक्ष होंगे या अथवा सदस्य होंगे उनको पद से हटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन, भत्तों व अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा, तो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है तथा नियुक्ति के उपरांत उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था दोस्तों कि नियुक्ति के उपरांत अगर उनके जो वेतन भत्तों में अगर कटौती की जाती है यानी कि परिवर्तन किया जाता है, तो जिससे उनकी जो है स्वतंत्रता जो है प्रभावित होती है, वे अपना जो है कार्य ढंग से अच्छी तरीके से जो है पूर्ण नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये अधिनियम में जोड़ा गया है कि नियुक्ति के उपरांत उनमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस यानी अलाभकारी जो है परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों हम देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के जो है कार्य क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिखेंगे कि जितने भी कार्य हैं वो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता है वे ही कार्य हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के भी कार्य होते हैं। तो हम नॉर्मली रीड करते हैं इसको कि मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, स्पेशली तो इसीलिए बनाया गया है कि मानवाधिकार का अगर कहीं उल्लंघन लगता है आयोग को, तो वहां पर क्या करेंगे, ये आयोग जो है जांच करेगा अपने स्टेट लेवल पर। इसके अलावा जो है संबंधित अधिकारियों को पूर्व सूचित कर किसी भी कारागार का निरीक्षण वह कर सकता है। और है कि न्यायालय में लंबित मानवाधिकार संबंधी मामले में हस्तक्षेप करना, किसी भी न्यायालय में यानी कि जो स्टेट का होगा उसमें अगर मानवाधिकार संबंधी जो मामला है तो वहां पर वो हस्तक्षेप कर सकता है राज्य मानवाधिकार आयोग। इसके अलावा अगर उसे स्वतः संज्ञान यानी स्वयं कहीं से पता चल जाए या फिर न्यायालय के आदेश द्वारा किसी पब्लिक सर्वेंट के समक्ष जो है प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन संबंधित कोई रिपोर्ट की जो है आती है, तो वहां पर भी वो जांच कर सकता है। अब दोस्तों जो आयोग के बारे में हमने पढ़ा था कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग है इसको भी जो है संबंधित केवल उन्हीं मामलों की जांच का अधिकार है जिन्हें घटित हुए सिर्फ केवल 1 वर्ष से ज्यादा समय नहीं हुआ है। जैसा कि हमने देखा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी अगर 1 वर्ष से ज्यादा अगर किसी केस को हो चुका है मानवाधिकार संबंधित तो उसकी जांच नहीं कर सकता है। वैसा का वैसा ही जो है प्रावधान इसमें भी है इस अधिनियम में राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित कि 1 वर्ष से अगर किसी केस में ज्यादा समय हो जाता है तो फिर उसकी जांच राज्य मानवाधिकार आयोग नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आयोग की हम कार्यप्रणाली देखें तो आयोग का जो चरित्र है वो न्यायिक है, जैसा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का है वैसा का वैसे ही राज्य मानवाधिकार आयोग के पास भी है। इसके पास जो है सिविल न्यायालय के सभी अधिकार व शक्तियां हैं, यानी कि दीवानी जो मामले होते हैं उनसे संबंधित जितनी शक्तियां सिविल न्यायालय को होती हैं उतनी शक्तियां राज्य मानवाधिकार को भी दी गई हैं। आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए स्वयं का अपना जांच दल है, यानी कि इनको एक अपना अलग से दल दिया गया है जो अगर मानवाधिकार संबंधित कहीं बात आती है तो वहां पर उनके उल्लंघन की वो जांच कर सकते हैं। आयोग जो है केंद्र व राज्य सरकार से किसी भी जानकारी या रिपोर्ट की मांग कर सकता है, यानी कि केस से संबंधित अगर लगता है तो राज्य सरकार या केंद्र से वह जो है मांग सकता है। जांच के दौरान आयोग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं जिसके तहत वह कोई भी कदम उठा सकता है। तो वो कौन से कदम उठा सकता है दोस्तों? आयोग जो है पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के लिए सरकार से सिफारिश कर सकता है। वह दोषी लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाही हेतु सरकार या प्राधिकरण से सिफारिश कर सकता है। इसके अलावा जो है आयोग अगर आवश्यक हो तो सुप्रीम कोर्ट या फिर स्टेट जो न्यायालय होगा उसमें जा सकता है। और जब हम देखें कि आयोग का कार्य जो है वो एक सलाहकारी प्रकृति का है, यानी कि जो ये सिर्फ सिफारिश कर सकता है सरकार से किसी भी मामले में। आयोग जो है वो मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी व्यक्ति को दंड देने का अधिकार नहीं रखता है। यानी कि दोस्तों हमने देखा कि जो उसको न्यायिक अधिकार है, सिविल मामलों के अधिकार है जो सिविल न्यायालय, परंतु यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसको दंड देने का अधिकार नहीं होता है। यानी कि अगर दोषी को पकड़ भी लिया है मानवाधिकार आयोग ने तो वो डायरेक्टली उसको सजा नहीं सुना सकता, न ही पीड़ित व्यक्ति को किसी प्रकार की ये सहायता कर सकता है। आयोग की जो सिफारिश होगी वो संबंधित सरकार अथवा अधिकारी पर बाध्य नहीं है, परंतु उसकी सलाह पर की गई कार्यवाही पर 1 महीने के भीतर उसे सूचित करना होता है कि उस पर क्या एक्शन लिया गया है सरकार द्वारा।
आयोग अपनी जो रिपोर्टों को केंद्र सरकार व संबंधित राज्य सरकारों को भेजता है और इन रिपोर्ट्स को संबंधित विधायिका के समक्ष रखा जाता है, जैसा हमने जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में देखा है, सेम वैसा ही दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप जाके इसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।